Let's start with question number 16. It says if Planck's constant h and speed of light in vacuum c are taken as two fundamental quantities, which one of the following can in addition be taken to express length, mass and time in terms of three chosen fundamental quantities? तो सबसे पहले हम सबका ही यूनिट लिख लेते हैं. जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट वाला एम ई है, तो एम ई का यूनिट कैसे लिखा जा सकता है? एज एम. नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो जी हमारा किससे डिफाइन किया जा सकता है? जी कैन बी रिटन एज m -1 L क्यूब टी रेज टू पावर -2. दिस इज़ फॉर जी. आया कैसे? ये इस वाले फॉर्मूला से आया. g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर q1 डॉट q2. So this is the formula. From this you can easily find the dimension quantity of g. नेक्स्ट है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कैसे डिफाइन करते हो? आई इंटू टी, मतलब करेंट इंटू टाइम. तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम? ए रेज टू पावर 1 टी रेज टू पावर 1. लास्ट है आपका एम पी विच इज़ मास अगेन. तो मास को आप कैसे डिफाइन करोगे? एम रेज टू पावर 1. तो सारे ये हमारे टर्म्स में आ गए, ए टी और एम एल टी वाले में. तो अब हमें इसमें से ये बताना था कि किस में हम लेंथ, मास और टाइम को, थ्री चूजन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अरेंज कर सकते हैं. तो अब देखते हैं सबसे पहले एच और वी सी की टर्म्स में. जैसे यहाँ पे आपने दिया हुआ है कि प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की टर्म्स में हमें करना है. सो आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ प्लैंक कांस्टेंट इनटू सी. तो इसी से आपको क्या मिल जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट का मिल जाएगा डायमेंशन विच इज़ ई ओवर सी. ई होता है आपका एम एल टू टी रेज टू पावर -2 और सी आपका क्या होता है? टी इनवर्स. और अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा m1 l रेज टू पावर 2 टी रेज टू पावर -1. तो ये आ गया आपका h की क्वांटिटी. और c को हम कैसे डिफाइन करते हैं? c इज़ डिफाइंड एज, सॉरी दिस इज़ म्यू, नॉट c, इट इज़ म्यू. और c आपका क्या हो जाएगा? c इज़ LT-1. तो ये आपका c की वैल्यू आ गई और यहाँ से आपकी h की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. अब हमें इसे कुछ ऐसे अरेंज करना है कि हमारा ml का फैक्टर आ जाए या हम मास निकाल सके. कुछ ऐसा अरेंज करना है हमें. तो ऐसा अरेंज क्या करोगे कि आप क्या कर सकते हो? h और c को लो, h और c को मल्टीप्लिकेशन में रखो और g ले लो डिनोमिनेटर में. देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट. तो सबसे पहले m की वैल्यू पुट करोगे विच इज़, सॉरी h की वैल्यू पुट करोगे विच इज़ m1 l2 t रेज टू पावर -1. c क्या आपका? LT-1. g क्या आपका? g की वैल्यू कितनी है? m रेज टू पावर -1 l रेज टू पावर 3 t रेज टू पावर -2. तो t से तो t कैंसिल हो जाएगा आपका, l से l क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा और ये -1 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा विच विल बी m स्क्वायर. तो यहाँ से हम अपने m की वैल्यू निकाल सकते हैं. m स्क्वायर इज़ इक्वल टू hc ओवर g. और अगर स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा तो इट विल बी इन अंडर रूट hc ओवर g. तो ये मास की हमारी वैल्यू आ गई. यही हमें चाहिए था कि हम मास की वैल्यू निकाल सके, m के टर्म्स में लिख सके. तो आप देख सकते हो कि हम m को तो कन्वर्ट कर पाए, g को भी यूज़ कर पाए, लेकिन हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास a है. हमें चाहिए था कि उसके पास m होना चाहिए, l होना चाहिए या t होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे a है. अगर आप यहाँ पे e प्लेस कर दोगे कहीं पे इस फॉर्मूला में तो आपका वो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि वो a के टर्म्स में आना शुरू हो जाएगा. तो इस वजह से वी कांट यूज़ c पार्ट. ए यूज़ कर सकते हो, बी यूज़ कर सकते हो, डी की टर्म्स में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि मास तो सेम ही है, प्रोटॉन है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ सेम. सो एम तो है ही वहाँ पे. तो ये हो गया हमारा आंसर टू दिस क्वेश्चन.